मध्याह्न बेटा, आप सभी को हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा कल का ही एक मुख्य विषय उपसर्ग एवं प्रत्यय चल रहा था, उपसर्ग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। उपसर्ग यानी जो मूल शब्दों के उप यानी आगे की तरफ साथ में रहते हैं या चलते हैं, वही हमारे उपसर्ग हैं। ये मूल रूप से शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, और ये शब्दांश जब किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं तो या तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई नया शब्द बनाते हैं। तो अभी आपको आपके ब्लैक बोर्ड के सामने कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जो उपसर्ग के साथ नव निर्मित है, जिन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। और इन व्युत्पन्न शब्दों में से हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमारे कल के टॉपिक के रिवीजन के तौर पे यहाँ रखी गई है, और उसके बाद हम अपने नए टॉपिक प्रत्यय के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ दिया गया है सबसे पहला शब्द प्रत्येक। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करो, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें हेडिंग दे देनी है कि हम यहाँ पे तो लिख रहे हैं उपसर्ग और इसके आगे हम लिख रहे हैं मूल शब्द। जब बच्चे कुछ भी नहीं लिखते तो वहाँ एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे को क्या पता कि उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। तो यहाँ इसको यहाँ पे अंकित करना जरूरी है। प्रत्येक, आपने अगर 8th क्लास में संधि पढ़ी है, वैसे तो हमारी 9th में भी थी, लेकिन अब CBSE ने उसको वहां से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है। प्रत्येक, ध्यान देना बेटा, प्रति प्लस एक है ना, प्र का प्र आ गया, त और से ई की मात्रा हटी, क्योंकि ई किसमें बदलता है? या में, और त रह गया आधा, एक ही लग गई एक मात्रा और ये लिख दिया क। इस तरह से यण स्वर संधि के कारण यहाँ इस नवीन शब्द का निर्माण होता है। संधि तो यहाँ हम पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन कई बार ऐसे शब्द भी हमारे सामने आते हैं जिनमें उपसर्ग के साथ जब मूल शब्द का योग होता है तो यहाँ जो परिवर्तन आता है, ये जो परिवर्तन आता है, ये संधि के रूप में भी होता है। लेकिन हमें यहाँ संधि का किसी तरह का कोई लेन देन है नहीं, इसलिए हम इसमें सिर्फ उपसर्ग और उसके मूल शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इसका हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करते हैं। उपसर्ग आ गया यहाँ पे प्रति और मूल शब्द आ गया एक। अब अगला शब्द देखिए, पर अधीन। बोल के देखो, पर अधीन, क्योंकि र के साथ जो मात्रा स्वर की मात्रा प्रयुक्त की गई है वो आ की है, तो हमने यहाँ लिख दिया पर यानी दूसरे के, अधीन यानी नियंत्रण में होना। ठीक है, अब ये शब्द देखो, अप्रत्यक्ष। कई बार ऐसे शब्द भी आपको एग्जामिनर दे देता है ताकि आप थोड़ी दुविधा में आ जाए। अब इसमें दो उपसर्ग हैं और उन दोनों उपसर्गों को हमें अलग अलग छांट कर लिखना है। यहाँ सबसे पहला उपसर्ग है अ प्लस प्रति यानी सामने, फिर है अक्ष यानी आंखों के। जो हमारे आंखों के सामने नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। व्याकुल, वी प्लस आ प्लस कुल, यहाँ पे इसका क्या किया हमने? वी प्लस आ, दो उपसर्ग है और मूल शब्द निकल गया कुल, व्याकुल। इसमें भी कैसे हुआ, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रही हूँ, ध्यान देना। वह पर से ई की मात्रा हटाई, ये रह गया आधा, क्योंकि व्यंजन स्वर के साथ पूरे होते हैं। स्वर अगर इनके ऊपर से हटा दिया जाए तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो गया, यानी मात्रा हट गई, भी यहाँ से हट गया, ई बदला य में, आ की लग गई मात्रा और कुल का कुल शब्द आ गया, और ये यहाँ पे नया शब्द बन गया व्याकुल, जो कि क्या कहलाया? व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, ई य में, और जब बदलता है तो वो यहाँ पे हमारी संधि कौन सी याद आती है? यण संधि। समायोजन, देखिए बेटा, बोल के देखो, सम प्लस आ प्लस योजन, आयोजन और साथ में सम जोड़ दिया। सम के नीचे क्या आएगा? हलंत, क्योंकि माँ अधूरा है, स्वर रहित है, आ की मात्रा जुड़ गई तो माँ, ये पूरा लिखा जाएगा और योजन का योजन शब्द इसके साथ चलेगा। सत्य संदेश का आधा है, देखो तो ता के नीचे हमने क्या लिखा? हलंत लगाया। सत्य प्लस
माँ अनुस्वार में है, यानी माँ के नीचे भी क्या है, हलंत है और देश। ठीक है, अगला देखिए प्रत्युपकार, ध्यान देना, प्रति प्लस उप प्लस कार। अब बेटा इसको भी मैं आपको करके बता रही हूँ, देखो प्रति, प्र का प्र ले लिया, ता पर से ई की मात्रा हटाई, त रह गया आधा, ई बदल गया या में, ओ की लग गई मात्रा, पकार, और नया शब्द हमारे सामने उपस्थित हुआ प्रत्युपकार। तो हमें किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, संधि नहीं है ये है तो उपसर्ग और मूल शब्द का मेल, जिससे हम नए व्युत्पन्न शब्द बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन शब्दों में दो दो उपसर्ग भी एक ही शब्द में प्रयुक्त किए जाते हैं। समागम देखिए, सम प्लस आ प्लस गम, समागम, माँ के नीचे क्या रहेगा, हलंत, क्योंकि माँ यहाँ पर अगर आप पूरा लिखते हो तो ये आ की मात्रा इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि अ इसमें शामिल है और दो स्वर एक साथ नहीं आते। यहाँ पर माँ के नीचे हलंत है, यानी ये व्यंजन है, और इस व्यंजन को पूरा कब बनाएंगे, जब इसमें स्वर की मात्रा जोड़ दी जाएगी। ये है समालोचना, सम माँ के नीचे हलंत प्लस आ प्लस लोचना। ठीक है, गैर कानूनी, ये आगत उपसर्ग है, गैर शब्द अलग लिख दिया और कानूनी शब्द अलग लिख दिया। गैर तो हो गया उपसर्ग और कानून हो गया मूल शब्द। हम ये भी क्या है, आगत उपसर्ग है, विदेशी माना जाता है, और राज आ गया मूल शब्द। दोपहरी क्या बोलते हो उसे, दोपहर भी कहा जाता है, और कई बार ये शब्द दे दिया दोपहरी, तो हमने इसका क्या किया, उपसर्ग निकाला, इसमें दो उपसर्ग हो गया और पहर आ गया मूल शब्द, पहर यहाँ आ गया मूल शब्द। यहाँ देखिए, इसको बोल के देखो, निर्लज, क्या बोला जाएगा, निर्लज, यानी निर तो यहाँ उपसर्ग हो गया, र के नीचे है हलंत, क्योंकि ये जो रेस में है, ये र अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हमने प्रयुक्त किया हलंत। अब यहाँ मूल शब्द क्या है, लज्जा, निर के साथ लज्जा शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ शब्द क्या बना, निर्लज। अगला है दुष्प्रभाव, तो यहाँ दुष् षटकों वाला च है, लेकिन हमेशा उपसर्ग में यह सब प्रयुक्त किया जाता है जब ये किसी मूल शब्द में जुड़ता है, तो इस श के अलग रूप सामने आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान देना बेटे, मैंने लिखा दुष्शासन, अगर यहाँ पीछे ये श है तो ये वाला स भी इसमें बदल जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, दुष्शासन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके आगे प जुड़ रहे हैं तो यही स जो है षटकोण वाले श में बदल गया और इसको कह दिया हमने दुष्प्रभाव। अगला है दुर्बल, यहाँ मैंने लिखा दुरुपसर्ग और बल मूल शब्द। निराशा, बोल के देखो बेटा क्या बोला जाएगा, निराशा, निर आशा, दोबारा बोल के देखो, निर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हलंत के साथ आएगा, क्योंकि र के नीचे हलंत आया तभी तो आ की मात्रा उसमें शामिल हुई, आ की मात्रा शामिल हुई और ये र पूर्ण रूप से लिखा गया। अब लिखा हमने पुनरुत्थान, इसको ऐसे पुनर् भी लिख सकते हो और पीछे मूल शब्द जोड़ दिया उत्थान। यहाँ है सुसंस्कार, सु उपसर्ग आ गया और संस्कार यहाँ मूल शब्द लिख दिया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सो सम प्लस कार, म जो है हलंत के रूप में चला गया और वहां तो इस तरह से लिख दिया जाएगा। निरभिमानी, यहाँ इसको क्या लिखेंगे, निर, यानी जिसमें क्या नहीं है, अभिमान, निरभिमान, जिसमें किसी तरह का कोई अभिमान नहीं है। तो ये आपके उपसर्ग और मूल शब्द को पृथक करने की एक अभ्यास कार्य के तौर पे यहाँ रखा गया है, ताकि हम लोगों को इसका अच्छे से ज्ञान हो सके कि किस तरह से हमें यहाँ पे अंकित भी करना है कि ये तो हुए उपसर्ग और ये हुए मूल शब्द, ताकि जब भी वो परीक्षक आपकी कॉपियां जांचे तो उसे पता चले कि वास्तव में बच्चे ने यहाँ एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से बताया है। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग और मूल शब्द को पृथक करने का एक अभ्यास कार्य। तो हमारा उपसर्ग वाला जो टॉपिक है वो
कौन होता है, और उपसर्ग के साथ ही हमेशा चलने वाला जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। प्रत्यय नाम देते हैं। प्रत्यय कैसे लिखा जाता है, प्रत्यय, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपको यही समझने में बताई, इसके आगे वाला शब्द है प्रति और पीछे वाला शब्द है अय। क्यों, प्र का प्र आ गया, त पर से ई की मात्रा हटाई, त रह गया आधा, ई बदला य में, य के साथ अ की मात्रा का स्वर शामिल हो गया और पीछे वाला य हमने ऐसे ही लिख दिया, तभी तो बना ना ये शब्द प्रत्यय। प्रति प्लस अय, यानी प्रति और अय शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द बना है। प्रति यानी पीछे चलने वाला, पीछे, ठीक है। प्रति यानी पीछे या बाद में, और अय यानी चलने वाला, चलने वाला, ठीक है। किसी भी मूल शब्द के, जैसे मैंने यहाँ पे मूल शब्द लिखा भूल, और इसके पीछे चलने वाला ये लिख दिया, पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय का क्या अर्थ आया कि प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रति प्लस अय ये दोनों शब्द हैं। प्रति का अर्थ है पीछे या बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे चलते हैं या जुड़ते हैं, फिर उसमें परिवर्तन लाते हैं, कोई नवीन शब्द बनाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द हैं प्रति जमा अय, ठीक है। प्रति का अर्थ है पीछे या बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला, यानी किसी मूल शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर वे जो नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हमें इसकी परिभाषा पता चलती है। अब इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखते समय हम लिखेंगे कि वे शब्दांश, क्या आएगी इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, किसी मूल शब्द के अंत में या बाद में, शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, या नया शब्द बनाते हैं, या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है बाद में या पीछे, अय का अर्थ है चलने वाला, यानी वे शब्दांश, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईमानदार, ईमान, ईमान के साथ मैंने जोड़ दिया कोई दूसरा प्रत्यय, वो बन गया ईमानदार। दार प्रत्यय क्या है, यहाँ पे दार जो है वो प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। इसी को मैं फिर से बदल दूं, जैसे मैंने लिख दिया ईमानदार और साथ में जोड़ दिया ई, और नया शब्द फिर क्या बन गया, ईमानदारी। मूल शब्द तो एक ही था, ईमान। ईमान में पहले दार प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना ईमानदार, और वापस से ईमानदार के अंदर बड़ी बड़ा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया शब्द, ईमानदारी। मानो मैंने यहाँ लिखा नीति, नीति के साथ में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा इक। अब हम इसे नीतिक नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या कहलाएगा शब्द, ये कहलाएगा नैतिक। ध्यान दीजिए बेटा, इक जो जुड़ रहा है, इक, ई छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर त पे भी कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा इया। अब यहाँ कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो जो बनने वाला शब्द है वो उसमें भी कौन सी मात्रा जुड़ेगी, बड़ी ई की ही मात्रा जुड़ेगी, और वो क्या शब्द कहलाएगा, राष्ट्रीय। तो वापस से हमारी परिभाषा यहाँ पर लागू होती है कि जब किसी मूल शब्द में
पीछे की तरफ कोई शब्दांश जोड़े जाते हैं तो वो शब्दांश जुड़कर उस मूल शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, नया शब्द बनाते हैं या इसका अर्थ बदल देते हैं। तो ये शब्दांश क्या कहलाते हैं? ये शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ये परिभाषा बिल्कुल यहाँ बिल्कुल लागू होती है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर कोई नवीन शब्द बनाते हैं या उसी के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय का क्या महत्व है? वही महत्व है जो उपसर्ग का है। हमने उपसर्ग के महत्व में क्या पढ़ा था? महत्व के तौर पे हमने यहाँ पॉइंट दिया था, क्या? एक तो नवीन शब्दों का निर्माण। ठीक है, महत्व क्या है? इनसे नवीन शब्द बनते हैं, शब्द के साथ साथ उसमें विशिष्ट अर्थ वाले शब्द भी शामिल होते हैं। एक शब्द था यहाँ पे ईमान, ईमान में दार प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बन गया ईमानदार, और वापस से ईमानदार में ही प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द बन गया ईमानदारी। ईमानदार तो यहाँ किसी व्यक्ति का विशेषण है, किसी व्यक्ति का यहाँ ईमान से दार में ईमानदार तो यहाँ हो गया उसका संज्ञा शब्द, और ईमानदारी आ गया यहाँ उसकी विशेषता यानी विशेषण शब्द। तो यहाँ नए शब्दों का निर्माण हुआ, यानी संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का उत्पत्ति होती है। तो ये विशिष्ट अर्थ वाले भी कहलाते हैं। और साथ में हिंदी शब्दकोश में विस्तार करना, हिंदी शब्दकोश को विस्तृत करना। तो इसी कारण से हम यहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, जिस तरह से हमने अभी उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने वाली प्रक्रिया देखी, उसमें क्या था कि उसमें कई कई जगह पर संधि भी प्रयुक्त की जा रही थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ नियम है कि कई ऐसे शब्दों में लगता है जैसे संधि का नियम भी काम में लिया जा रहा है। फिलहाल हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो कई उपसर्गों को जब उपसर्गों या प्रत्ययों को जब मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो वहाँ वर्ण के अनुसार भी कई परिवर्तन आते हैं, वो संधि कहलाती है। और यही संधि जो है उपसर्ग और प्रत्यय में काम में ली जाती है, जो कि नए शब्दों का निर्माण करती है। तो ठीक है, हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ ली, परिभाषा के साथ साथ इसके महत्व के बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा कर ली कि ये जो इसका महत्व है, ये नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं यानी व्युत्पन्न शब्द बनाते हैं, और ये व्युत्पन्न शब्द जो है अपना विशिष्ट अर्थ देते हैं। और इन्हीं व्युत्पन्न शब्दों के निर्माण के कारण हमारे हिंदी भाषा का शब्दकोश जो है वो विस्तृत होता है। अतः हमें इन प्रत्ययों का बहुत महत्व मानना आवश्यक है। ठीक है, अब प्रत्यय के क्या किए गए? यहाँ पर भेद किए गए। प्रत्यय के भेद किए गए दो आधारों पर। इसका पहला आधार है स्रोत के आधार पर। प्रत्यय के भेद किए गए सबसे पहला है स्रोत के आधार पर। ठीक है, और दूसरा इसका भेद किया गया यहाँ पर प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर बेटा यहाँ दिमाग में बिल्कुल भी दुविधा नहीं आने देना है। क्यों? क्योंकि स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर दिखने में तो दो अलग अलग बिंदु है, दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन जब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि लगभग ये एक जैसे हैं। मैंने क्या कहा? दिखने में तो ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि लगभग ये जो है पॉइंट्स दोनों मिलते जुलते ही हैं। ध्यान देना, स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी सोर्सेज, ऐसे कौन से सोर्स है, ऐसे कौन से स्रोत है जिनके कारण हमें प्रत्यय जो हिंदी भाषा में मिले हैं। तो इसका पहला स्रोत है हमारी संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा को हमने क्या नाम दिया? तत्सम। तत्सम क्या कहना है यहाँ पे? प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। दूसरा स्रोत है हमारी खुद की हिंदी भाषा। तो हिंदी के एक प्रत्यय क्या कहलाए? तद्भव प्रत्यय। ठीक है, और तीसरा सोर्स है वही जो उपसर्ग पर लागू हुआ था, विदेशी। और विदेशियों को हमने क्या बोला यहाँ पर? दूसरी भाषाओं से आए हुए। आए हुए को क्या बोलते हैं? आगत। और ये क्या कहलाए? आगत प्रत्यय। ये तो हुए इनके सोर्स। ये सारे स्रोत के आधार पर भेद किए गए हैं। अब ये स्रोत बने कहाँ से?
ये स्रोत कहाँ से पनपे, तो इनकी रचना कैसे हुई, इनकी प्रकृति कैसे बनी, यानी इनका संगठन कैसे बना, तो वो प्रकृति बनी थी। प्रकृति के आधार पर इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। कौन सा, एक तो ये जो हमने लिखा है संस्कृत के प्रत्यय। अब संस्कृत के प्रत्यय आप लोगों ने 8वीं तक संस्कृत का ज्ञान लिया है। संस्कृत के प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय आता है, सबसे पहला प्रत्यय आता है कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय कौन सा आता है, तद्धित प्रत्यय। हमने इनके बारे में नॉलेज ली थी अपनी प्रीवियस क्लास में, अपनी पुरानी कक्षाओं में हमने इनके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करी थी। तो संस्कृत के जो प्रत्यय हैं जिनमें दो हिस्से किए गए हैं, एक तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्रकृति के आधार पर प्रत्यय को मुख्य रूप से इन्हीं दो हिस्सों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित होने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है, ठीक है, और तद्धित प्रत्यय से निर्मित होने वाले शब्दों को तद्धितांश कहा जाता है। तद्धितांश कहा जाता है। तो यहाँ आ गया इस प्रत्यय का वर्गीकरण। प्रत्ययों के जो भेद है वो दो आधारों पर किए गए हैं। सबसे पहला आधार है स्रोत के आधार पर कि इनका कहाँ से जन्म हुआ, क्या स्रोत था जहाँ से इन प्रत्ययों का विकास हुआ। तो ये स्रोत है तीन तरह के। सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से भी कई प्रत्यय हमारी हिंदी में शामिल किए गए हैं जो मूल रूप से संस्कृत में ही है, इसीलिए इसको तत्सम कहा गया। तत् प्लस सम, तत् का अर्थ है जैसा है वैसा, जैसा है, सम का अर्थ है वैसा, यानी बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं किया, जो जैसा है वैसा ही हमने हिंदी में शामिल कर लिया। और हिंदी के प्रत्यय यानी संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको थोड़ा रूप बदलकर हमने हिंदी में शामिल कर लिया। वो शब्द क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। तो इसी आधार पर हमने प्रत्यय को भी इसमें शामिल कर लिया। वो क्या कहलाए, तद्भव प्रत्यय कहलाए। और विदेशी यानी उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या कई अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द भी हैं जो प्रत्यय के रूप में हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, और वो क्या कहलाते हैं, आगत प्रत्यय। आगत का क्या अर्थ है, बाहर की भाषाओं से आए हुए शब्द, और वो क्या कहलाए, आगत कहलाए। तो इस हिसाब से स्रोत के आधार पर हमने इसके तीन रूप को देखे हैं, लेकिन ये रूप इसके ऊपरी हैं। अब इनकी बनावट कैसे हुई, प्रकृति यानी इनकी बनावट जो है वो कैसे आई, तो मूल रूप से इनकी बनावट कहाँ से हुई, संस्कृत भाषा से। तो प्रकृति के आधार पर भी जब प्रत्यय को बांटा गया है तो उसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभक्त किया है। पहला हिस्सा है कृत प्रत्यय जिससे निर्मित होने वाले शब्द को कृतंत कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है जिसका नाम दिया तद्धित प्रत्यय, और इससे निर्मित होने वाले शब्द को तद्धितांश कहते हैं। ठीक है, अब ये कृत या तद्धित क्या है, संस्कृत, हिंदी और आगत भाषाओं के इन्हीं उपसर्गों को हमने इन्हीं के अंदर शामिल कर दिया है। यानी हमारे मुख्य रूप से व्याकरण के अंदर जो संस्कृत भाषा में जो विस्तार से प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है उसे हिंदी भाषा में सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है किन विषयों की, सिर्फ इन्हीं दो विषयों की, एक तो कृत प्रत्यय क्या है और दूसरा तद्धित प्रत्यय क्या है। यहाँ तक बात आ गई समझ, सिर्फ पूरी वाली बात का मैं दोहरान कर रही हूँ, ध्यान देना। क्या कहा हमने कि उपसर्ग क्या थे, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं। मैंने क्या बोला, शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं और नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद किए थे हमने, उसे तीन हिस्सों में बांटा, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत यानी विदेशी उपसर्ग। इसी तरह से प्रत्यय को भी हमने बांटा। तो प्रत्यय को बांटने के दो आधार हैं, एक तो स्रोत के आधार पर और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने बांट दिया कि संस्कृत के तत्सम उपसर्ग, तत्सम प्रत्यय
और हिंदी के तद्भव प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय या आगत प्रत्यय जिन्हें कहा गया है। यही जो संस्कृत के या हिंदी के जो ये प्रत्यय है, इनको प्रकृति के हिसाब से हमने दो हिस्सों में बांट दिया। यानी ये ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके मूल में क्या है, यही है। ये संस्कृत में तो बहुत विस्तार से दिया गया है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में दो रूपों में शामिल किया गया है। पहला है कृत प्रत्यय, यानी प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के कितने भेद हो गए, दो। एक तो हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय क्या कहलाया, तदित प्रत्यय। अब क्या है ये प्रत्यय, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि अभी हमने पढ़ा कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। दोनों ही नया शब्द बनाते हैं जिन्हें व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है, या दोनों ही उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और उपसर्ग के भी तीन हिस्से किए गए, संस्कृत के, हिंदी के या आगत भाषाओं के, और प्रत्यय के दो हिस्से किए गए। किसके आधार पर, दो आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। स्रोत तो वही तीन है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, विदेशी भाषा। तो सप्तम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और आगत प्रत्यय। लेकिन प्रकृति के आधार पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, यानी वे उपसर्ग जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के ही है और इन्हें इसी रूप में हिंदी भाषा में शामिल कर दिया। क्या होते हैं ये उपसर्ग, मैंने लिखा यहाँ पे लेख, पठ, गे, चे, ये क्या है, ये है धातु। अब हम कहेंगे मैडम ये धातु क्या होता है, धातु क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ठीक है। इन्हीं धातुओं में हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा। मान लो मैंने यहाँ अन प्रत्यय जोड़ा, मैंने यहाँ अक प्रत्यय जोड़ा, मैंने यहाँ अन प्रत्यय जोड़ा, या मैंने यहाँ अक प्रत्यय जोड़ा। अन और अक क्या है, मूल रूप से संस्कृत के ही प्रत्यय हैं। मान लो मैं यहाँ पे पठ धातु के साथ या दृश्य धातु ले लेती हूँ, दृश्य धातु के साथ अनीय प्रत्यय जोड़ दिया। अनीय भी क्या है, संस्कृत का ही प्रत्यय है ना। तो आप इससे बनने वाला नया शब्द देखो क्या है, क्या कहलाएगा वो, लेख प्लस अक। अ का जो स्वर है वो ख में शामिल हो गया, यानी अ का जो स्वर है वो ख में शामिल हो गया और पीछे रह गया क। नवीन शब्द क्या बना, लेखक। मैंने लिखा पठ प्लस अन, ये जो धातु है थ, इस थ के साथ अ का स्वर शामिल हो गया, पठ, और पीछे क्या रह गया, न। क्या शब्द बना, पठन। गई प्लस अक, गई, ये जो ग पे आई की मात्रा है यहाँ, ये जो है आई जो है ये आई का स्वर देता है। एक मात्रा होती है वो आई का स्वर देता है। अगर आपने स्वर संधि का पांचवा भेद अयादी स्वर संधि पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। संस्कृत में प्रत्यय जो है वो बहुत विस्तार से दिए गए हैं और हमें यहाँ इन प्रत्ययों को थोड़े संक्षिप्त रूप से पढ़ना है। तो हमने क्या कहा, जब एक मात्रा आती है तो आई का स्वर देती है और जो दो मात्राएं आती है वो आई का स्वर देती है। यानी ग के साथ आई का स्वर क्या बना, ग के साथ आ तो मिल गया, य में अ शामिल हो गया, गा य, पीछे क्या रह गया, क। नया शब्द क्या बना, गायक। इसी तरह से टे प्लस अन, एक मात्रा है, ध्यान देना बेटे, एक मात्रा कौन सा स्वर देगा, आई का स्वर देगा। यानी च य, च य, अ य, च य, बोल के देख लो, च अ य, आई का स्वर आए, पीछे बच गया न। क्या शब्द बना, चयन। दृश्य प्लस अन्य क्या बन जाएगा, दर्शनीय। दृश्यनीय नहीं, नया शब्द क्या बन गया, दर्शनीय। तो संस्कृत के वे उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो किसी धातु के अंत में लगते हैं। संस्कृत के वे उपसर्ग जो किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं,
ये धातु है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आ, जा, गा, लिख, है ना, क्री, ये क्रिया के मूल रूप है। इसके साथ साथ मैंने अगर प्रत्यय जोड़ दिया न, ता, न, ठीक है, इसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़े, तो जब किसी मूल धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है, वो प्रत्यय क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है कृत प्रत्यय। और उस कृत प्रत्यय से बनने वाले जो नवीन शब्द है वो क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए आप लोगों को इतनी जानकारी देना पर्याप्त रहेगा। अब बेटा इस चीज को गौर करना, मैंने कहा कि जब हम बोलते हैं स्रोत के आधार पर उसको 3 हिस्सों में बांटा, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। तो ये संस्कृत के ही प्रत्यय हैं। इन्हीं संस्कृत के प्रत्ययों को हमने प्रकृति के आधार पर जो प्रत्यय का अध्ययन किया, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, वही रूप यहाँ सामने आ रहे हैं। यानी स्रोत के आधार पर जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके मूल में, उसके जड़ में ये प्रत्यय ही हैं। अतः हमें किन प्रत्ययों का अध्ययन करना है? कृत और तदित प्रत्ययों का अध्ययन करना है। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी भी क्रिया के मूल रूप यानी धातु, क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु के अंत में लगते हैं और धातु के अंत में लगकर नवीन शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले नवीन शब्द को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। तो आज की कक्षा में इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। अब आप लोगों को कल जो है तदित प्रत्यय के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे संबंधित अगर कहीं भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे इसी कक्षा में भी पूछ सकते हैं। कक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद बेटा, और अपना कार्य जो है समय पर पूर्ण करके हम तक प्रेषित करें ताकि आपको असाइनमेंट के जो मार्क है वो सारे मार्क्स आपको दिए जा सके। धन्यवाद।